Welcome class 9. We are doing chapter the respiratory system. Today we will learn about some new terms related to capacities of the lungs. Tidal volume. Tidal volume, it is the air breathed in and out in a normal unforced breathing, which is about 500 milliliter. Along with all the terms, you should also try to remember the data which is given with the terms. Dead air space. Some tidal air is left in respiratory passages such as trachea and bronchi, where no diffusion of gases can occur. This is termed as dead air space, which is 150 milliliter. Alveolar air. The tidal air contained in the air sacs is termed as alveolar air, and it is 350 milliliter in volume. Inspiratory reserve volume. The air that can be drawn in forcibly over and above the tidal air is termed as inspiratory reserve volume, or it is 3000 milliliter in volume. Inspiratory capacity. The total volume of air a person can breathe in after a normal expiration or exhalation is termed as inspiratory capacity, and it is 3500 milliliter in volume. Expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume is the air that can be forcibly expelled out after normal expiration or exhalation. It is 1000 milliliter in capacity. Vital capacity. The total volume of air that can be taken in and expelled out by maximum inspiration and expiration is the vital capacity. It is around 4500 milliliter in volume. Residual volume. Some air is always left in the lungs even after forcibly breathing out. This is termed as leftover air or residual air. It is by volume 1500 milliliter. Total lung capacity. The maximum air which can at any time be held in the two lungs is total lungs capacity. It is around 6000 milliliter in volume. जितना एयर हम लोग ब्रीथ इन या आउट कर सकते हैं एक नॉर्मल ब्रीदिंग में, यानी बिना किसी जोर से ब्रीथ करने या सांस लेने छोड़ने के, हम लोग अगर नॉर्मली जैसा ब्रीदिंग करते हैं उस कंडीशन में जो एयर हम लोग ब्रीथ इन और आउट करते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो 500 ml के बराबर उसका वॉल्यूम है. डेड एयर स्पेस वो टाइडल एयर है जो रेस्पिरेटरी पैसेज में ट्रैकिया, ब्रोंकी, ये सब जो रेस्पिरेटरी पैसेज है इसमें रह जाता है. यानी आप सांस लेने और छोड़ने के समय कुछ एयर ट्रैकिया, ब्रोंकी ये सब में जो रह जाते हैं जहां डिफ्यूशन नहीं होता, यानी आप इसे एयर सैक्स का बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां डिफ्यूशन होता है. ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स ये सब में डिफ्यूशन नहीं होता है, तो ये सब एयर जो वहाँ पैसेज में रह जाते हैं इसे डेड एयर स्पेस कहा जाता है. ये 150 ml के वॉल्यूम के करीब होता है. टाइडल एयर जो एयर सैक्स के अंदर रह जाए, यानी आपका एयर डिफ्यूशन होने के बाद भी कुछ एयर जो एयर सैक्स में रह जाती है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के बाद, ये एल्वियोलर एयर कहलाता है, जो 350 ml के करीब होता है. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एयर है जिसे आप ताकत के साथ जितना हवा को आप
ड्रॉ इन करते हैं यानी सांस लेते हैं जोर से टान कर, तो जितना एयर आप ले पा रहे हैं वो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, जिसका नॉर्मल लेवल 3000 मिलीलीटर उसका वॉल्यूम है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन नॉर्मल सांस छोड़ने के समय वो ब्रीद इन कर रहे हैं, यानी सांस जब आप छोड़ रहे हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, उसके बाद जो एयर आप ब्रीद इन करेंगे नॉर्मली, वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है जो 3500 ml के करीब होता है। जो एयर आप फोर्सिबली सांस छोड़ने के लिए यूज करते हैं, यानी जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है उसमें जो आप सांस छोड़ते हैं उससे अधिक आप ताकत लगाकर सांस को अपने शरीर से निकाल रहे हैं, तो वो जो एयर आप फोर्सिबली एक्सपेल आउट कर रहे हैं ये कहलाता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम फॉर अ हेल्दी पर्सन 1000 मिलीलीटर होता है। जो वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर सांस लेते हैं और जो आप छोड़ते हैं उसका जो मैक्सिमम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन हो सकता है, यानी जितना अधिक आप सांस ले या छोड़ पा रहे हैं, वो जो कैपेसिटी है, वो जो वॉल्यूम है, वो वाइटल कैपेसिटी कहलाता है, जो 4500 ml के करीब आपका वॉल्यूम होता है। सांस लेने और छोड़ने, आप अगर फोर्सिवली सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ऐसे कंडीशन में जो एयर लंग्स में रह जा रहा है, यानी आप ताकत के साथ सांस लिए या छोड़े, उसमें भी कुछ एयर जो लंग्स में रह गया, वो रेसिडुअल या लेफ्ट ओवर एयर कहलाता है, जिसका वॉल्यूम 1500 ml के करीब होता है। जो मैक्सिमम एयर किसी भी समय आप दो लंग्स में ले पाते हैं वो कहलाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी लगभग 6000 मिलीलीटर वॉल्यूम एक हेल्दी पर्सन में नोट किया गया है। इस तरह से आपका ये चार्ट जो यहाँ दिया है, इसमें ये नंबर के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जो एक रॉ डाटा के हिसाब से यहाँ दिया गया है। आप इसके डेफिनेशंस और इसके डाटास को याद करें। अब जो एयर आप ब्रीद इन करते हैं उसे इंस्पायर्ड एयर कहते हैं, और जो एयर आप एक्सपेल आउट करते हैं एक्सपिरेशन में उसे एक्सपायर्ड एयर कहते हैं। सो इंस्पायर्ड एयर इज द एयर विच यू टेक इन एंड द एक्सपायर्ड एयर इज द एयर विच यू ब्रीद आउट। ये जानकर रखना है कि जो एयर लंग्स के अंदर होता है वो पूरी तरह से रिप्लेस नहीं होता, यानी पूरा का पूरा एयर जो है वो निकल नहीं जाता, और पूरा का पूरा एयर, वो नया एयर इसमें नहीं आता। कुछ एयर पुराने रह जाते हैं, कुछ नए आते हैं, फिर उसमें से कुछ निकलते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो ये मिक्सचर ऑफ एयर जो है वो हमेशा उसके अंदर पाया जाता है। तो जो आप एयर ब्रीद इन करेंगे और जो एयर आप ब्रीद आउट करेंगे उसमें भी इसीलिए मिक्सचर ऑफ एयर पाया जाएगा। यानी आपको ये जानकर रखना है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में पूरा का पूरा फ्रेश एयर जो कंप्लीटली एक ही तरह का उसमें एलिमेंट हो, ऐसा नहीं होगा। वो एक मिक्सचर ऑफ एयर होगा जो आप ब्रीद इन कर रहे हैं, तो इसीलिए जो एयर आप ब्रीद आउट करेंगे वो भी मिक्सचर ऑफ एयर होगा। ये जानकर रखना जरूरी है कि जो एयर आप ब्रीद आउट कर रहे हैं वो ब्रीद इन एयर से कैसे डिफर करता है, यानी जो सांस आप छोड़ रहे हैं वो जो सांस आप ले रहे हैं उससे कैसे अलग है। तो जो सांस आप छोड़ रहे हैं उसमें ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, वाटर वेपर की मात्रा अधिक होगी और वो ज़्यादा वार्मर होगा, उसमें नमी की मात्रा के साथ वार्मनेस भी ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ वो एयर जो आप ब्रीद आउट कर रहे हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ के चलना है कि जो एयर आप ब्रीद आउट कर रहे हैं वो क्वालिटेटिवली जो एयर आप ले रहे हैं उससे कम क्वालिटी में है, और उसके जो परसेंटेजेस हैं वो हम लोग इस चार्ट में समझते हैं। जैसे जो एयर आप ब्रीद इन कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ऑलमोस्ट 21% है, वहीं
जो एयर आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 16% ऑक्सीजन है। यानी आप ले रहे हैं जब, तो उसमें पूरा ऑक्सीजन नहीं है, 21% के करीब ऑक्सीजन है, और साथ साथ जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसमें भी ऑलमोस्ट 16% ऑक्सीजन होता है। इसीलिए जब आप कोई भी जलती हुई चीज़ को बुझाने के लिए मुंह से फूंकते हैं तो वो पहले फड़फड़ाने लगता है, फिर बुझता है। क्योंकि वो फड़फड़ा इसलिए रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी आप फेंक रहे हैं मुंह से, जो ब्रीद आउट एयर निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है। दूसरा जो बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो आप एयर ले रहे हैं उसमें 0.04% है, यानी उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो एयर आप निकाल रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, उसमें 4% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से आप देख लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। जो एयर आप छोड़ रहे हैं उसमें एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम। लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं, इसके मात्रा में आप देखिए कि जो आप ले रहे हैं उसमें सिर्फ 0.04% है, और जबकि आप छोड़ रहे हैं जो एयर उसमें 4% है। इसीलिए हम लोग ब्रीद आउट एयर को ज़्यादातर हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बोलते हैं ब्लड के केस में। और एयर में आपका मात्रा देखिए, एयर में जो आप ले रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन छोड़ने के समय वो 4%, लगभग इससे 4 गुना ज़्यादा ही है। इसलिए ब्रीद आउट एयर को कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर भी हम लोग कहते हैं। नाइट्रोजन लगभग सेम है। जो एयर आप ले रहे हैं उसमें 79%, और जो एयर आप एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 79.6 यानी 80% के करीब। तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है जो एयर आप ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। इसके वजह से नाइट्रोजन जो है कांस्टेंट एयर बोला जा सकता है। वाटर वेपर जो आप ले रहे हैं उसमें कम होता है, और जो आप छोड़ रहे हैं वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वार्म होता है तो वाटर वेपर ज़्यादा कंटेन करता है। डस्ट पार्टिकल्स जो आप एयर ले रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी, किस एरिया में, कैसे कंडीशन में ब्रीद इन कर रहे हैं, तो उसके अनुसार होता है। उसी तरह से आप जो एयर आप रिलीज कर रहे हैं उसमें बहुत कम मात्रा के आपका एयर होगा, और होगा भी तो वो म्यूकस में जम जाता है। म्यूकस उसे कैच कर लेती है। जो एयर डस्ट पार्टिकल लेके अंदर जा रही है उसमें म्यूकस उसे ट्रैप कर लेती है अंदर जाने से। इसीलिए बहुत ही कम मात्रा में डस्ट रिलीज होगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। अगर हुआ तो टेम्परेचर वेरिएबल है, आप डिपेंड करता है कि हम लोग किस जगह पर हैं, उसके अनुसार हम लोग जब ब्रीद इन करेंगे तो एयर का टेम्परेचर भी फर्क होगा। उसी तरह से जब एयर आप एक्सपेल आउट करेंगे तो वो हमेशा बॉडी टेम्परेचर में ही एक्सपेल आउट होगा, क्योंकि आपके बॉडी से वो एयर जो है वो निकल रहा है, इसीलिए आपका बॉडी टेम्परेचर वो कैरी करेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ऑलमोस्ट आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। बाकी नाइट्रोजन सेम होता है, वाटर वेपर डिपेंड्स, और डस्ट पार्टिकल, टेम्परेचर, ये फैक्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाइट्रोजन कांस्टेंट है। तो आज हम लोग जो पढ़े वो इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर के डिफरेंस को जाने, और बहुत सारे लंग्स से वॉल्यूम के कैपेसिटी के बारे में जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग पढ़े। इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन ब्रीदिंग, अगर हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो उसका ब्रीदिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोगों की जो एयर है वो उसका डेंसिटी कम होने लगता है, और इसके वजह से प्रेशर जो है वो फॉल करता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा, और ऐसे में आपको हो सकता है ऑल्टीट्यूड सिकनेस, डिजीनेस और इस तरह के प्रॉब्लम्स आए, और अनस्टडी विजन हो सकता है ऑक्सीजन के अभाव में, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ठीक से ना हो, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो शरीर में। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे। थैंक यू।